बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट, मेरा नाम है दिशान अली। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉन न्यूज़पेपर से एडिटोरियल और ओपिनियन का एनालिसिस पब्लिश हुए डॉन न्यूज़पेपर के अंदर 8 अप्रैल 2024 को। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी जो स्टडी है उसको एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि स्टडी को एंजॉय नहीं ना करेंगे फिर जो ये लंबे सफ़र हैं तय नहीं होंगे। तो आपने जी इसमें इंटरेस्ट डेवलप करना है। ये है जी पिक्चर डॉन न्यूज़पेपर की जो शो कर रही है कि जो जुडिशरी है उसको हम इस बैलेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, तराजू से। उसको मेल जो हैं मिल रही हैं और उन मेल के अंदर आप काफ़ी अवेयर हैं कि कहाँ से मिल रही हैं, तो उसको रिप्रेजेंट कर रही है ये पिक्चर। और जो हमारा पर्पस होता है हमेशा वो हम बार बार रिपीट करते हैं सो डैट ये हमारे माइंड का पार्ट बन जाए। तो हमने अप्लाई करना होता है फार्मूला BRU। हमने बिल्ड करना है डाटा को, वोकेबलरी को, और उसके बाद फिर हमने इसको रिटेन करना है डाटा में से इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को अपने माइंड के अंदर। वोकेबलरी वर्ड्स का हमने इस्तेमाल देखना है ताकि हम जो है इसको इस्तेमाल कर सकें, इस डाटा को, इन वोकेबलरी वर्ड्स को अपने पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, ऐसे राइटिंग के पेपर में, और साथ साथ अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है और जो अपने आर्गूमेंट्स बिल्डिंग है उनको स्ट्रॉन्ग कर लें। सो आज का जो हमारे पास एडिटोरियल्स हैं उनका टाइटल देखते हैं जी, और ओपिनियन का देखते हैं। सबसे पहला जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है मर्चेंट ऑफ डेथ, डेथ के ताजर। ये जो है ख़ास तौर पे गज़ा की बात करेगा कि इसराइल की बारबियत वहाँ पे बढ़ती जा रही है। 30,000 से लोग जो हैं वो बेचारे वहाँ पे उनकी डेथ हो गई है, और उसके अलावा 93,000 लोग ज़ख्मी हैं, लोग बेघर हो गए हैं, कहत जैसी सिचुएशन है, लोग जो हैं वो साइकोलॉजी पेशेंट बनते जा रहे हैं। इसके बारे में डिस्कस करेगा राइटर। वाटर क्राइसिस में बात करेगा कि पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह से और कुछ फैक्टर्स हैं उनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर वाटर क्राइसिस आ रहा है, इसको कैसे निपटा जाए ये डिस्कस करेगा इसके अंदर। नेक्स्ट है जी री लिविंग हेरिटेज। यहाँ पे जी पेशावर के अंदर एक है बाज़ार है, उसकी बात करेगा कि हमें अपने जो हेरिटेज हैं जो उनकी हिफाजत करनी चाहिए, उनको दोबारा हमें वाइटलाइज करना चाहिए। उनके अंदर जो उनकी जो अहमियत है, उनके अंदर जो लाइवलीनेस है उसको दोबारा उजागर किया जाए। उसके अलावा जी मलिहा लोधी साहिब की ओपिनियन है डेफिएंस एंड डिवेस्टेशन। ये भी गज़ा के बारे में है कि जी दवाइयाँ फेरते जा रहे हैं जी इसराइल वाले। इसराइल जो है वो पूरे खित्ते में जंग का समा पैदा करने जा रहा है। इसराइल ने जो शाम के अंदर ईरान की जो कौंसुलेट थी, जो एम्बेसी थी, उसके ऊपर टारगेट किया और ईरान के लोग मारे गए। तो ये वार बढ़ती जा रही है। और उसके अलावा गज़ा के अंदर उन्होंने एयर स्ट्राइक की है इसराइल ने, और वहाँ पे वो लोग जो एड देने आए थे गज़ा के मज़लूम लोगों को, वो भी मारे गए हैं। तो ये डिस्कस किया जाएगा इस ओपिनियन के अंदर। नेक्स्ट जी सेनेट के जो इलेक्शन हुए हैं उनके अंदर कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है, उसको हम डिस्कस करेंगे। 400 बिलियन जो है उसका नुकसान हुआ है। जो हमारी पावर कंपनियां हैं जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं पावर की, तो इसमें इनको लॉस हुआ है, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। लास्ट पे ह्यूमन हायरार्की के ह्यूमंस जो हैं वो डिफरेंट हायरार्की में रहते हैं इस दुनिया के अंदर। ख़ास तौर पे ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड हैं ये अपने आप को कोई अलग मखलूक समझते हैं। जिस तरह यहाँ पे वो बात करेगा कि इसराइल की जो जुल्म कर रहा है गज़ा के लोगों पे, तो जब गज़ा के लोग मरते हैं तो वो ह्यूमन राइट्स की जो बात करने वाले मीडिया वो किधर गई, इदारे जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। अगर यही बंदे अगर वेस्टर्न कंट्री में मरें तो नॉर्थ अमेरिका में मरें तो वो लोग तो उसको इतनी बड़ी जो है बात समझते हैं, लेकिन ये जो गरीब मुल्कों में जब लोग मरते हैं तो उनका जो दर्जा है वो इंसानियत के बराबर नहीं दिया जा रहा, इसको डिस्कस किया जाएगा। सो चलते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। ये लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है।
सो आपने अपना जो है अपना डाटा बिल्ड करना है और अपने आप को जो है डेली बेस पे जो आपका नॉलेज है जर्नी का उसको आपने ट्रैवल करना है और सक्सेस जो है उसको आपने अचीव कर लेना है। सबसे पहले है मर्चेंट ऑफ डेथ। मर्चेंट होते हैं ताजर, डेथ के ताजर मतलब ये जो जालिम लोग हैं जो अब लोगों को इतना मार रहे हैं कि उनको अब वो मर्चेंट करार दे रहा है राइटर। गज़ा इज़ फेसिंग ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस। गज़ा के अंदर जो है इंसानियत तबाह होती जा रही है। इसराइल की जो मिलिट्री है उसके एक्शन बढ़ते जा रहे हैं। 33,000 जो जिंदगियां हैं वहाँ पे वो ख़त्म हो गई हैं और उसके अलावा जी बहुत ज़्यादा लोग 90,000 से ज़्यादा वहाँ पे ज़ख्मी हैं और जो लोग ज़िंदा बच गए हैं उनको स्टारवेशन का मसला है, भूख से मर रहे हैं, मेडिसन नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, घर तबाह हो चुके हैं। तो ये सिचुएशन बयान कर रहा है जी राइटर। यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमन राइट कौंसल है उसने कहा है कि वो क्या करे जी, जो इसराइल को जो आर्म सेल करते हैं उनकी जो सेल है उनको हाल्ट कर दिया जाए। हाल्ट का मतलब है रोक दिया जाए। ख़ास तौर पे आपको पता है जी इसराइल को जो वेपन है वो सप्लाई कौन करता है जी, यूएसए। हाईलाइटिंग द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन की सिचुएशन जो है वो इतनी अर्जेंट है, ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने हाईलाइट किया है कि जो लोग इसराइल को आर्म सप्लाई कर रहे हैं बराए मेहरबानी वो ये जो आर्म्स हैं उनकी सप्लाई रोक दें सो डैट ये ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस है ये क्या हो जाए, रुक जाए। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने ये इशू जो है वो रेज़ किया है। इसराइल एक्शन, इसराइल के जो एक्शन है वो बढ़ते जा रहे हैं। यूज़ ऑफ स्टारवेशन, वहाँ पे जो है कहत भी अब बढ़ गया है, उसको भी इसराइल यूज़ कर रहा है। उसके अलावा जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेपन जो हैं वो इसराइल इस्तेमाल कर रहा है और जो पॉपुलेटेड एरिया हैं उन पे ये जो इनके वेपन्स हैं जिनमें एआई इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया गया है, ये वेपन खुद ही फायर कर देते हैं मिज़ाइल और जो पॉपुलेटेड एरिया हैं वहाँ पे मिज़ाइल फेंक के लोगों को मार रहा है। वायलाइट इंटरनेशनल लॉ, जो इंटरनेशनल लॉ हैं और ह्यूमनिटेरियन जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी वायलेशन करता जा रहा है इसराइल। द रिसेंट किलिंग ऑफ एड वर्कर, गज़ा के अंदर एड वर्कर थे जो मज़लूम लोग गज़ा के उनको खाना देने आए थे, उनको मार दिया गया है जिसकी वजह से जो क्रिटिसिज्म है प्रॉम्प्टेड जो है बढ़ती जा रही है। यूएस का जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उसने भी जो है इसको क्रिटिसाइज़ किया है इसराइल को कि आप लोग जो हैं इस बर्बरियत को थोड़ा रोकें, क्योंकि जो बाइडन पे भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जो बाइडन जो है उसके ऊपर जो यंग लोग हैं यूएसए के उस पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि जो इसराइल की जीनोसाइड है उसको बंद करे क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं। और जो बाइडन है अपना फेस सेव करने के लिए वो क्या करता है जी, कुछ अच्छे बयान दे देता है। उसके अलावा जी सजेशन ऑफ पोटेंशियल शिफ्ट इन यूएस पॉलिसी, अगर जो बाइडन की ये जो बात है वो इसराइल को कह रहा है कि अब ये जो वार है इसको क्लोज करें, ये शो कर रहा है कि यूएसए की जो पॉलिसी है इसराइल की तरफ वो शिफ्ट हो रही है, ये कहना है जी राइटर का। हाउएवर द यूएस कंटिन्यूज आर्म सेल, लेकिन फिर भी जो यूएस है वो आर्म सेल करता जा रहा है इसराइल को। इम्प्लीकेट्स इट इन द ब्लड शेड एंड अंडरमाइन द, और साथ साथ जो ब्लड शेड हो रहा है राइटर का कहना है इम्प्लीकेट्स का मतलब होता है इसमें इन्वॉल्व है इसराइल के साथ यूएसए, और ये जो जस्टिस और ह्यूमन राइट्स की कमिटमेंट करता है यूएसए, ये वैल्यूज़ को क्या कर रहा है, अंडरमाइन कर रहा है, कम कर रहा है। टेम्पोरेरी परमिशन फॉर एड डिलीवरी, आर्जी तौर पे जो है यूएसए की तरफ से बयान आ जाता है कि वो एड डिलीवरी को अलाउ कर दें, ख़ास तौर पे गज़ा को जो घेरा हुआ है इसराइल ने, और उसके अलावा जो मिस्र का बॉर्डर लगता है गज़ा के साथ, रफ़ा बॉर्डर, उसको थोड़ी देर के लिए ओपन किया जाता है, लेकिन वो भी सारा किसके कंट्रोल में है जी, इसराइल और यूएसए के कंट्रोल में है। कहता थोड़ी देर के लिए ये जो है एयर डिलीवर होती है, इनसफिशेंट टू एड्रेस द ब्रॉडर अट्रॉसिटी कमिटेड बाय इसराइल, लेकिन जो बड़े लेवल पे हलाकतें इसराइल कर रहा है इसको एड्रेस करने में जो है यूएसए और जो बड़े बड़ी ये इदारे हैं इनकी क्या नज़र आ रही है, इनसफिशेंसी नज़र आ रही हैं कि पूरी तरह से इस मामले को वो डील नहीं कर रहे। उसके अलावा जी राइटर का कहना है देयर इज़ अ नीड फॉर पैराडाइम शिफ्ट,
हमें ज़रूरत है कि इस मसले को सही तरह से देखा जाए। हाउ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे यूएस जो है वो इस मामले को किस तरह देखती है। अप्रोच द इसराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट, ये जो इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई है इस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूएस को जो है वो अप्रोच करना चाहिए। हाल्ट आर्म सेल, और जो ये असले की सेल है इसको रोक देना चाहिए। इसराइल को अकाउंटेबल करना चाहिए इंटरनेशनल लॉ के सामने कि क्यों वो वायलेट कर रहा है इंटरनेशनल लॉ, और ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस जो है उसका वो काज है गज़ा के अंदर, इसको अकाउंटेबल किया जाए और इसको इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। यूएन सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं, उन्होंने जोर दिया है कि ये जो कलेक्टिव पनिशमेंट जो गज़ा को दी जा रही है इट इज़ अनजस्टिफिएबल, और उन्होंने कहा है कि ज़रूरत है कि जो डिस्ट्रक्शन और वार जो है गज़ा के अंदर इसको एंड किया जाए और जो पीस है उसको प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट जी दूसरा हमारे पास एडिटोरियल है, डेट इज़ वाटर क्राइसिस। पानी का क्राइसिस आ गया है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान फेसिस अ सिग्निफिकेंट वाटर शॉर्टेज। पाकिस्तान को 30% वाटर की कमी का सामना है। जैसे जैसे ये समर की जो क्रॉप सीज़न आ रहा है तो ये रिसर्चर का कहना है पाकिस्तान के अंदर पानी की कमी है, एग्जैसरबेटेड बाय लोअर देन नॉर्मल स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर, और इस मसले में परेशानी और पैदा हो रही है। रिसर्चर का कहना है कि जो सर्दियों के अंदर जो विंटर की स्नोफॉल है वो आम से थोड़ी कम हुई है, जो शो कर रही है कि पानी का लेवल इस दफ़ा पाकिस्तान में ठीक नहीं रहेगा और 30% वाटर शॉर्टेज जो है देखने को मिलेगी, जिससे क्या पैदा हो रहा है, वाटर क्राइसिस पैदा हो रहा है। रिकरिंग पैटर्न ऑफ वाटर स्कार्सिटी, ये जो रिकरिंग होता है बार बार दोहराने वाला, ये वाटर स्कार्सिटी का जो पैटर्न है ये हमें बार बार दिखाई दे रहा है। वेरिंग इन इंटेंसिटी ईच ईयर, हर साल जो इसकी इंटेंसिटी है वो मुख्तलिफ होती जा रही है। लीड टू डिस्प्यूट अमंग प्रोविंस, और जिसकी वजह से जो आपस में प्रोविंस हैं वो आपस में लड़ेंगे, पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक नहीं होगी, तो आपस में ख़ास तौर पे जो सिंध और पंजाब है वो लड़ेंगे। क्योंकि आपको पता है जी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है वो दरियाए सिंध है, और पहाड़ों से जब पानी चलता है तो वो क्या करता है, पूरा पानी जो है दरियाए सिंध में बहता हुआ जाके हमारा जो समंदर जो है कराची में वहाँ पे गिरता है। कहता है कि जो पंजाब है वो पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर लेगा और सिंध जो है वो फिर क्या करेगा, लड़ाई करेगा पंजाब के साथ कि उसने मेरा पानी भी यूज़ कर लिया है। तो कहता है कि अगर पानी कम होगा तो इससे डिस्प्यूट भी पैदा होंगे प्रोविंस के दरमियान, ये कहना है राइटर का। स्मॉल होल्डर फार्मर, जो छोटे किसान हैं जो पानी लेते हैं, नहरी पानी लेते हैं, और वो वल्नरेबल हो जाएंगे, उनको पानी की कमी हो जाएगी, क्योंकि जो बड़े हाथी लोग हैं, बड़े बड़े जो पावरफुल लोग हैं वो अपना पावर इस्तेमाल करके सारा पानी अपनी तरफ खींच लेंगे। जब पानी कम होगा तो गरीब किसान बेचारा जो है वाटर स्कार्सिटी का उसको सामना होगा। दूसरे नंबर पे कहता है क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसकी वजह से जो वाटर क्राइसिस का मसला है मज़ीद परेशान कुन होता जा रहा है, एग्जैसरबेटिंग होता जा रहा है। सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर जो हैं फिर ये भी साथ साथ अफेक्ट होंगे। पाकिस्तान इज़ क्लासिफाइड एज क्रिटिकल वाटर इनसिक्योर। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जो है ये वाटर इनसिक्योर कंट्री बनता जा रहा है विद रैपिडली डिक्लाइन पर कैपिटा वाटर, और जो पर कैपिटा पानी है हमारा वो कम होता जा रहा है, और जो अवेलेबिलिटी है पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी वजह से हमारा जो वाटर लेवल है वो ज़मीन में कम होता जा रहा है। तो हमें इस इशू को अर्जेंट बेस पे डील करने की ज़रूरत है, सो डैट वाटर क्राइसिस जो है इससे हम बचा लें अपनी कंट्री को। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ज़रूरी है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर हम डैम बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें, पानी को सही तरह से मैनेज करें, इसकी वजह से जो मिटिगेट होता है हम कम कर सकते हैं। वाटर इनसिक्योरिटी जो पैदा होने जा रही है फ्यूचर के अंदर, हम मॉडर्न इरिगेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, इस तरह जो वाटर लॉस है उससे हम बच सकते हैं। पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है हमारे कंट्री में, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, और उसके अलावा जो आपस में जो सूबे हैं उनका जो झगड़ा है, ये जी क्या है जी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, जो हिंड्रेंस काज कर रहे हैं वाटर के सेक्टर में, रिफॉर्म्स नहीं आ रही इस वजह से। और उसके अलावा जी
अगर ये मसला हमने ना हल किया तो परपिचुएटिंग वाटर इनसिक्योरिटी फॉर मिलियन ऑफ लोगों के लिए जो पानी की इनसिक्योरिटी है ये बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से और जो गड़बड़ है माशरे में वो पैदा होगी। तीसरा जी हमारे पास एडिटोरियल है री लिविंग हेरिटेज। इसमें वो बात करेगा पेशावर जो है साउथ एशिया का ओल्डेस्ट सिटी है। इसके अंदर जो है 5th सेंचुरी के अंदर ना एक जो घर था, किस्सा ख़वानी बाज़ार है जी, जो कि कोई ख़वानी साहब थे उन्होंने बनवाया था, जो हिस्टोरिकल एक रीजन है और ये सबसे पुरानी मार्केट है पेशावर के अंदर। मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट जो अभी गवर्नमेंट आई है पेशावर की, उन्होंने ये डिसाइड किया है वो क्या करेंगे जी, ये जो मार्केट है जो बहुत पुरानी है, किस्सा खानी जो बाज़ार है पेशावर में, इसको रिस्टोर करेंगे और इसको थोड़ा मॉडर्न करेंगे। और ये जो प्रोग्राम है उनका इस शहर को तब्दील करने का फ़ेज़ 2 के अंदर उन्होंने पेशावर का ये जो बाज़ार है उसको रीस्टोर करने का, रीबिल्ड करने का डिसीजन लिया है। तो इसके बारे में राइटर का कहना है जो किस्सा खानी बाज़ार है पेशावर के अंदर, ये एक विटनेस है, ये हमारे पास एक गवाही है। बहुत सी सिविलाइजेशन यहाँ पे आई, कल्चर यहाँ पे शो होता है सेंचुरीज से। और उसके अलावा बल्स्टिंग हब फॉर मर्चेंट एंड कारवान, बल्स्टिंग होता है कि बहुत बिजी और बहुत हलचल वाला ये हब था मर्चेंट ताजर के लिए। और बड़े बड़े जो कारवान होते थे, जो बड़े बड़े लोग जो पहले पैदल सफ़र करते थे वो यहाँ पे आके ठहरते थे। तो ये एक हिस्टोरिकल साइट है पेशावर के अंदर। डिस्पाइट बीइंग अफेक्टेड बाय टाइम एंड टेरर अटैक, वक्त के साथ साथ यहाँ पे टेरर अटैक हुए और इसकी जो थोड़ी किस्सा खानी बाज़ार है ये अफेक्ट हुआ। बाज़ार स्टिल होल्ड, अभी भी इस बाज़ार के अंदर हमें एंशियंट आर्किटेक्चर जो है वो नज़र आता है, वुड वर्क देखने को मिलता है, स्टोरी टेलिंग कल्चर हमें नज़र आता है। पेशावरी कुज़ेन जो है मतलब पूरा जो उसकी हिस्ट्री है वो हमें इस बाज़ार में नज़र आती है। तो कहता है कि हमें इस हेरिटेज को जो है रिस्टोर करने की ज़रूरत है। रिस्टोरेशन एफर्ट जो है उनको फोकस करना चाहिए कि वो इस बाज़ार को जो है रिवाइव करें, लेकिन जो एंशियंट आइडेंटिटी है उसको भी ओपन रखें, उसको भी जो है वो क्रिएट करें और इसमें एक वाइब्रेंट ओपन एयर जो है मतलब वाइब्रेंट माहौल बना दें। प्रोमिनेड होती हैं, चहलकदमी इसके अंदर हमें नज़र आए, हिस्टोरिकल बिल्डिंग इनकी जो है वो मेंटेन की जाएं, कावा शॉप और जो फ्लावर स्ट्रीट्स हैं वो रहने दी जाएं, ताकि जो इसकी रिस्टोरेशन है उसमें इसकी जो हिस्ट्री है, सिविलाइजेशन है, वो डिस्ट्रॉय ना हो। इनकरेजिंग टी गार्डनिंग, और राइटर कहता है कि जो टी है, कावा जो पहचान है पेशावर की, वहाँ पे जो एरिया हैं नियर बाय, वहाँ पे सरकार जो है उनको टी इनकरेज करे कि वो टी की गार्डनिंग करें। कुड सपोर्ट द ट्रेडिशनल कावा बिजनेस, और जो इस तरह कावा बिजनेस है पुराने ज़माने से चला आ रहा है वो उसको सपोर्ट मिलेगी और वो कल्चर जो है वो अलाइव रहेगा। विद प्रॉपर प्लानिंग की जाए, आर्किटेक्ट को इन्वॉल्व किया जाए, क्यूरेटर जो हैं जो म्यूज़ियम की हिफाजत करते हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, क्राफ्ट्समैन होते हैं जो ये क्राफ्ट बनाते हैं मतलब खूबसूरत चीज़ें जो है नक्शे बनाते हैं, और रिस्टोरर जो हैं वो उनकी इन्वॉल्वमेंट से किस्सा खानी बाज़ार जो है इसको रिस्टोर किया जाए और इसके अलावा इसकी जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है उनको रिक्लेम किया जाए, और इसके अलावा इसको एक मेजर अट्रैक्शन पॉइंट बनाया जाए लोकल और फॉरेन टूरिस्ट के लिए, और इस हेरिटेज को क्या किया जाए, रीलिविंग किया जाए, ज़िंदा किया जाए, इसको ख़त्म ना किया जाए। नेक्स्ट ओपिनियन है डेफियंस एंड डिवेस्टेशन। डेफियंस होता है जी खुल्लम खुल्ला इनकार करना, डिवेस्टेशन है तबाही करना। मलिहा लोधी साहिबा यूके, यूएसए और यूनाइटेड नेशन के अंदर एम्बेसडर रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से बड़ा अच्छा लिखती हैं। यूएस फ्रस्ट्रेशन हैज़ बीन ग्रोइंग, यूएस की जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है। वो जो जीनोसाइड हो रही है गज़ा के अंदर वो भी कंटिन्यू किए हुए है, इसके बारे में कोई ख़ासा काम नहीं हो रहा, ये कहना है जी मलिहा लोधी साहिबा का। ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट जो है गज़ा के अंदर, इसकी वजह से 33,000 फ़लस्तीनी जो हैं वो मर चुके हैं, 75,000 जो हैं इससे ज़्यादा ज़ख्मी हैं। वहाँ पे जी तबाही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, बिल्डिंग तबाह हो गई हैं। 1.9 मिलियन लोग जो हैं वहाँ पे छोड़ के डिस्प्लेसमेंट हो गए हैं, छोड़ के जा चुके हैं। रिसेंट इसराइल की जो एयर स्ट्राइक हुई है, फॉरेनर वर्कर जो गज़ा के अंदर थे, जो वहाँ पे मज़लूम लोगों को खाना दे रहे थे, वो मारे गए हैं। उसके अलावा इसने अटैक किया है इसराइल ने अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर,
जो शो कर रहा है कि गज़ा जो है एक डायर होता है, गहरे ह्यूमनिटेरियन सिचुएशन में है, और कोई इसके बारे में जो है कोई खासा स्टेप यूएन नहीं ले रहा। डिस्पाइट इंटरनेशनल कॉल भी आई हैं कि सीज़ फायर, जंग रोकी जाए। यूएन की जो सिक्योरिटी नेशन कौंसल है उसने रेजोल्यूशन भी पास की है, लेकिन इसके बावजूद इसराइल जो अपने मिलिट्री ऑपरेशन है गज़ा के अंदर कर रहा है, यूएस की सपोर्ट है इसराइल को। यूएस ट्रेडिशनली स्टांच होता है, कट्टर सपोर्टर है इसराइल का, है शोन साइन ऑफ शिफ्टिंग इट्स स्टांस। कहता है कि जब इस पे प्रेशर पड़ता है बाइडन पे, ये अपना जो पॉलिसी है, स्टांस है, वो चेंज करता है। प्रेसिडेंट बाइडन जो है उसने कॉल की है इमीडिएट इस वार को रोक दिया जाए, क्योंकि बाइडन साहब जो हैं उन पे प्रेशर बढ़ रहा है इंटरनेशनल लॉबी का और अपने ही यंग लोगों का यूएसए के। वो इसको डिक्टेटर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जीनोसाइड जो तुम कर रहे हो उसको बंद करो। तो ये अपना फेस सेव करने के लिए बाइडन का बयान आया है कि इमीडिएट जो ये जंग है गज़ा पे रोकी जाए। एक्सप्रेशन कंसर्न अवर ह्यूमनिटेरियन सफरिंग इन गज़ा, जो उसका जो एक्सप्रेशन है वो शो कर रहा है कि वो गज़ा का जो ह्यूमनिटेरियन सफरिंग है उस पे वो कह रहा है कि इसको रोका जाए, और ताकि जो इंटरनेशनल लॉबी है उसमें उसका जो इमेज है वो बहाल हो जाए। प्रेशर इज़ माउंटिंग ऑन यूएस के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि वो जो आर्म की सप्लाई है उसको रोक दे जो इसराइल को वो सेल करता है। जो प्रोटेस्ट्स हैं, इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उसकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बढ़ता जा रहा है। इसराइल रीसेंट जो एयर स्ट्राइक उसने की है ईरान के कंसुलेट पे, दमस्कस शाम का शहर है वहाँ पे, उससे वहाँ पे एक जो रीजन के अंदर जंग जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मज़ीद ईरानियन कंसुलेट पे जो हमला हुआ है उसके बावजूद ईरान जो है वो रिलेक्टेंस है वो नहीं शो कर रहा, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा, और इस रीजन के अंदर जो एस्केलेशन है उसको बढ़ाना नहीं चाहता ईरान। लेकिन इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि वो इस रीजन के अंदर ये कन्फ्लिक्ट जो है उसको मज़ीद बढ़ाए। साथ साथ मुस्लिम कंट्री हैव बीन एक्टिव एट यूएन, मुस्लिम कंट्री जो है वो यूनाइटेड नेशन के अंदर एक्टिव हैं और वो मेडिएटिंग टॉक करना चाहते हैं गज़ा और इसराइल के दरमियान, ताकि जो सीज़ फायर हो जाए, ये जंग बंदी हो जाए। बट देयर रिस्पांस हैज़ फॉलन शॉर्ट, लेकिन ये जो रिस्पांस है, ये एक्सपेक्टेशन जो हैं, ये जो कैटास्ट्रोफी सिचुएशन है गज़ा के अंदर, ये उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही जो कि यूनाइटेड नेशन के अंदर मुस्लिम कंट्री चाहते हैं। और ताकि ये जंग बंदी हो जाए, इसराइल जो है वो सर तोड़ के इस जंग के अंदर जो है वो शामिल है और ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस जो है उसमें इन्वॉल्व है। नेक्स्ट इज सेनेट इलेक्शन कंट्रोवर्सी। सेनेट के अंदर आपको पता है जी इलेक्शन हुए हैं, लेकिन उसके अंदर एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। ये हैं जी अहमद बिलाल महबूब साहब। इनका कहना है सम सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल क्वेश्चन जो हैं ये अराइज हुए हैं आफ्टर मैथ ऑफ द सेनेट पोल। सेनेट पोल जो हुए हैं, सेनेट के जो इलेक्शन हुए हैं उसके होने के बाद अब ऐसे जो हैं क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं जिसकी वजह से सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो क्या बन गए हैं, कंट्रोवर्सी बन गए हैं। रिसेंट सेनेट इलेक्शन जो पाकिस्तान के हुए हैं इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल और जो लीगल कंट्रोवर्सीज़ हैं वो अराइज हुई हैं। क्यों हुई हैं? कहता है कंट्रास्टिंग विद द रिलेटिवली स्मूथ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रायर टू इट। सेनेट के इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं जिसमें असफ अली जरदारी प्रेसिडेंट बने हैं, उसमें कोई जो है हमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आई, स्मूथली जो है वो इलेक्शन हो गए। लेकिन जब बात करते हैं सेनेट की, वाइल एलिगेशन ऑफ लेजिस्लेचर वोटिंग फॉर कैश वर एबसेंट। कहता है जब हम सेनेट की बात करते हैं तो इस दफ़ा जो वोटिंग पड़ी है ना, इसमें जो पहले इल्ज़ाम लगते थे हॉर्स ट्रेडिंग के कि पैसे चले हैं, वो तो हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो इशू अराइज हुआ है ना हमें सेनेट के इलेक्शन में जो इशू अराइज हुआ है वो ये है कि KPK की जो गवर्नमेंट है उसने पोस्टपोन कर दिए हैं सेनेट के इलेक्शन, क्योंकि KPK और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उनका आपस में रिज़र्व सीट्स को लेके कुछ इशू चल रहा है। ये जो KPK प्रोविंस ने जो ये सेनेट के इलेक्शन डिले किए हैं, इसकी वजह से सेनेट के इलेक्शन जो हैं ये कंट्रोवर्सी बनते नज़र आ रहे हैं। KPK असम्बली जो है उसने रिफ्यूज़ कर दिया है कि जो उसके लेजिस्लेचर हैं
वो ओथ नहीं लेंगे सेनेट के इलेक्शन की, और क्योंकि उनको थोड़ा इशू है रिज़र्व सीट्स को लेके जो कि वुमेन और मिनॉरिटीज़ की होनी चाहिए, इस इशू की वजह से उन्होंने सेनेट के इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया है। कहता है कि डिस्पाइट द पेशावर हाई कोर्ट, जो पेशावर की हाई कोर्ट है, उसने क्या किया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन को इंडोर्स किया था। लीगल क्वेश्चन जो है अब ये मौजूद है कि हमें नज़र आ रहा है कि जो सेनेट की रिप्रेजेंटेशन है वो चारों सूबों की बराबर होती है। अगर KPK के जो सेनेटर हैं अगर वो वहाँ पे नहीं होंगे तो ये क्या होगा, सेनेट का जो मकसद था बनाने का वो क्या हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा। द डिले इन रिजॉल्विंग दीज इशू, ये जो हमें डिले नज़र आ रहा है इस इशू के अंदर, इससे सेनेट की जो एबिलिटी है इफ़ेक्टिवली फंक्शन करने की और चेयरमैन को इलेक्ट करने की, डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट करने की वो डिले होगी। और ये जो कंट्रोवर्सी है सेनेट इलेक्शन में ये बढ़ती नज़र आ रही है। वाइल सम सजेस्ट द सेनेट कैन ऑपरेट अंडर एन इंटरम प्रिजाइडिंग ऑफिसर, कुछ लोगों को कहना है कि वो क्या करें कि वक्ती तौर पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ले आए सेनेट के अंदर, लेकिन KPK के हाफ रिप्रेजेंटेटिव का एब्सेंट होना, इसकी वजह से जो एफिकेसी है, जो एफिशिएंसी है सेनेट के फंक्शन की वो क्या होगी जी, वो मुतासर होगी। साथ साथ जी राइटर का कहना है रेजोल्यूशन ऑफ दीज कंटेंशन पॉइंट बाय द जुडिशरी इज़ क्रूशियल, ये जो झगड़े हैं इसको हल किया जाए और जुडिशरी जो है वो इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट करे, और जो ये जो स्मूथ इलेक्टोरल प्रोसेस है इन फ्यूचर के अंदर उसकी यकीन दहानी करे, और ये जो इंटरप्रिटेशन है, ये जो डिले हो रहा है इसको सही तरह से इंटरप्रेट किया जाए और इस इशू को हल किया जाए। ये बस आपने देख लेना है कि राइज़ 400 बिलियन जो है इसका नुकसान हुआ है। ख़ास तौर पे राइटर का कहना है जी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हैं पाकिस्तान के अंदर उन्हें बहुत से चैलेंज का सामना है। बासित गोरी साहब ने ये लिखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें वो बात करेगा पाकिस्तान की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ना डिस्कोस की, कि इसके अंदर जो है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी है इसके अंदर, और ये सही तरह से पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, इस वजह से इनको 400 बिलियन का लॉस हुआ है। लास्ट पे है जी ओपिनियन ह्यूमन हायरार्कीज़, ये ज़रार खोरू साहब हैं, इन्होंने लिखा है देर आर सम मोस्टली इन ग्लोबल साउथ हु आर बार्न टू बी किल्ड। जो ग्लोबल साउथ है ना दुनिया का, मतलब फ़र्ज़ करो ये दुनिया है ना, इस दुनिया के अंदर ये जो यहाँ पे लोग हैं नॉर्थ में, इस तरह यूरोप भी यहाँ पे आ जाता है, ये अपने आप को अलहदा मखलूक समझते हैं, लेकिन जो इस तरफ आती है ना साउथ में, अफ्रीका हो गया, ये गज़ा भी इस तरफ आ गया, साउथ एशिया, इन लोगों को वो क्या करती हैं जी, वो मर भी जाएं तो ग्लोबल साउथ को कोई असर नहीं पड़ता। राइटर साहब का कहना है ये जो हायरार्की हमें नज़र आ रही है ह्यूमन की, ये शो कर रहा है कि ह्यूमंस को बराबर नहीं समझा जाता। ये आर्टिकल डिपिक्ट करता है, जाहिर करता है जो एट्रोसिटी हो रही है, हलाकतें हो रही हैं फ़लस्तीन के अंदर, और कौन कर रहा है, इसराइल। पिछले 6 महीनों से ये लड़ाई शुरू हुई है, डिस्ट्रक्शन हो गई हैं फैमिलीज़ की, ब्लड लाइन पूरी की पूरी तबाह हो गई है। ये हाईलाइट करता है कि ब्रूटल एक्शन जो इसराइल के सोल्जर के हैं फ़लस्तीन के बच्चों पे, वहाँ पे जो वायलेंस कर रहे हैं, और साथ साथ वो सेलिब्रेट करते हैं वायलेंस करके, और सोशल मीडिया पे अपनी जो प्लेटफार्म है उन पे ये जुल्म की वीडियोस भी अपलोड करते हैं, लेकिन कोई वेस्टर्न मीडिया इस पे एक्शन नहीं ले रहा। वेस्टर्न मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इसको नज़रअंदाज कर देता है, ओवरलुक कर देता है। ये जो इवेंट्स जो है इसराइल बर्बरियत के करता जा रहा है गज़ा पे, रिफ्लेक्टिंग हायरार्की इन द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो शो कर रहा है कि ह्यूमन लाइफ की भी दर्जा बंदी है। ग्लोबल साउथ में कोई बंदा मरे तो उसकी ज़िंदगी वैल्यूएबल है, लेकिन जो जो ये साउथ में जो लोग मरते हैं ग्लोबल साउथ में, इनकी ज़िंदगी इतनी वैल्यूएबल नहीं। लेकिन अगर अमेरिका या वेस्टर्न का बंदा मरे तो वो उसकी वैल्यू दी जाती है, उसकी ह्यूमन लाइफ की वैल्यू है। लेकिन जो ख़ास तौर पे ग्लोबल साउथ है उनको ह्यूमन लाइफ की वैल्यू नहीं दी जाती। किलिंग ऑफ एड वर्कर मारे हैं, एयर स्ट्राइक की है इसराइल ने गज़ा के अंदर। वेस्टर्न कंट्री जो है वो इसको प्रोमिनेंट नहीं कर रहे, इसराइल आर्मी जो है वो भी इसको कंडेम नहीं कर रही, इंडिकेटिंग अ शिफ्ट इन वेस्टर्न परसेप्शन। और जो वेस्टर्न का जो ख्याल है ह्यूमन राइट्स का, वो हमें यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि सरासर मुनाफ़कत है। डिस्पाइट सम क्रिटिसिज्म, थोड़ी क्रिटिसिज्म देखने को मिली है। अमेरिकन जो पॉलिटिकल फिगर हैं, जो बाइडन ने कहा है और उसने
जो उसने मतलब थोड़ी बहुत बयान कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद जो बाइडन जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है इसराइल को। उसके अलावा जो वहाँ पे लॉबी हैं यूएसए के अंदर ईसाई यहूदियों की, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियली वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, इसराइल के लोगों को सपोर्ट कर रही हैं। ये जो चेंज इन एटीट्यूड टूवर्ड इसराइल ये मर्ज हो रहा है, क्योंकि प्रेशर बढ़ता जा रहा है लोगों का, लेकिन पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है उसको फिर भी इसराइल को ज़्यादा सपोर्ट है बड़े बड़े लोगों की, इवन इन द फेस ऑफ ह्यूमन राइट अब्यूज़ अगेंस्ट फ़लस्तीन। इसके बावजूद कि इसराइल जुल्म कर रहा है फ़लस्तीन पे, इसको फिर भी ये बड़े बड़े जो पावरफुल लोग हैं ये सपोर्ट कर रहे हैं, आर्म दे रहे हैं, और उसके अलावा इनको फाइनेंशियली सपोर्ट है। तो ये था जी आज के मेन क्रक्स, मेन जो समरी एडिटोरियल की और ओपिनियन की। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।